गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू एकेडमी। आज हम शुरू कर रहे हैं इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट पर्यावरण, जो कि टेट सी टेट और ऑल टेट के लिए जो है वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और एग्जाम में जो है आपका 20% नंबर इसी से आता है। तो डेली बेसिस पर हम 20 से 25 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो कि आपकी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। तो बाकी आप अगर चैनल से जुड़े नहीं हुए हैं तो चैनल से जुड़ जाइए। और आइए चलिए शुरू करते हैं। वायु दाब नापने वाला यंत्र जो है वो किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए बैरोमीटर, ऑप्शन बी थर्मामीटर, ऑप्शन डी सिस्मोग्राफ, ऑप्शन डी हाइग्रोमीटर। आप देखिए, आप सबको बताना है कि जो वायु दाब किससे मापा जाता है। तो वायु दाब मापने के लिए जो है बैरोमीटर का वो उपयोग किया जाता है। इसमें जो है करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, बैरोमीटर। देखिए, बैरोमीटर का जो उपयोग है वो वायु दाब मापने के लिए किया जाता है। और बैरोमीटर में जो है पारा नामक धातु जो है Hg, जिसका सांकेतिक चिन्ह है Hg, उसका प्रयोग किया जाता है। जो है वो मानव शरीर मापता है और सिस्मोग्राफ जो है वो भूकंप की तीव्रता मापता है, तथा जो हाइग्रोमीटर है वो वायुमंडल की आर्द्रता मापता है। तो आइए अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। बीटी कपास है, ऑप्शन ए एक संकर पौधा, ऑप्शन बी एक ट्रांसजेनिक पौधा, ऑप्शन सी एक प्राकृतिक पौधा, ऑप्शन डी एक औषधीय पौधा। देखिए, जो क्वेश्चंस है ये काफ़ी बार पूछे गए हैं आपके एग्जाम्स में। देखिए, यूपी टेट 2017 में पूछा गया। बीटी कपास है, ऑप्शन ए संकर पौधा, ऑप्शन बी एक ट्रांसजेनिक पौधा, ऑप्शन सी एक प्राकृतिक पौधा, ऑप्शन डी एक औषधीय पौधा। देखिए दोस्तों, ये जो है आपके यूपी टेट 2014 में पूछा गया था, हरियाणा टेट और राजस्थान टेट में भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो जो क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ ये कई बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं और हमें उम्मीद है कि ये आगे भी पूछे जाएंगे। तो आप लोग बिल्कुल ध्यान से लगे रहिए सीरीज में। तो आइए जानते हैं इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। बीटी कपास जो है वो एक ट्रांसजेनिक पौधा है और इसमें जो है पौधे में बेलिसस नामक जीवाणु की उपस्थिति होती है। इस जीवाणु की उपस्थिति के कारण जो है पौधों में कीटनाशक पैदा करने की क्षमता का विकास होता है और जिससे हानिकारक कीटों से पौधों की सुरक्षा होती है। तो आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषक अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक है? आपको बताना है कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषक है जो अम्लीय वर्षा में मेन रोल प्ले करता है। तो आपको जो है ये बताना है। तो इसमें जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए SO2 जो है वो वायुमंडलीय प्रदूषक का जो है कारक है और जो जिससे अम्लीय वर्षा होती है। तो अम्लीय वर्षा का जो मुख्य कारण है वो SO2 है। सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो होती है वही होती है जो उद्योगों तथा वाहनों से उत्सर्जित होती है। अब वर्षा की बूंदें तथा ओस की बूंदें के साथ मिलकर अम्लीयता का गुण प्रदर्शित करती है। इससे फसलों और इमारतों को भी क्षति पहुंचती है और स्वास्थ्य पर भी हानिकारक प्रभाव पड़ता है। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। निम्न में कौन सर्वाधिक उत्पादन पारिस्थितिकी तंत्र है? ऑप्शन ए उष्णकटिबंधीय वर्षावन, ऑप्शन बी टुड्रा, ऑप्शन सी सवाना, ऑप्शन डी मरुस्थल। देखिए, आपको बताना है कि जो है सर्वाधिक उत्पादन जो है वो किस पारिस्थितिक तंत्र में होता है। तो इसमें जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए उष्णकटिबंधीय वर्षावन में जो है वो सर्वाधिक उत्पादन पारिस्थितिक तंत्र है, क्योंकि इस प्रकार के वन जो हैं वो विषुवत रेखा के आसपास पाए जाते हैं और परिणाम स्वरूप इस क्षेत्र में पर्याप्त वर्षा तथा पर्याप्त तापमान होने के कारण जो है वो पारिस्थितिक तंत्र के उत्पादन के लिए आदर्श उत्पन्न हो जाता है। तो जो है यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। निम्नलिखित में कौन सा रसायन आम पकने में प्रयोग होता है? देखिए, आम को पकाने के लिए कौन सा रसायन प्रयोग किया जाता है आपको ये बताना है। ऑप्शन ए कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन बी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन सी कैल्शियम कार्बाइड और ऑप्शन डी कैल्शियम क्लोराइड। देखिए, आपको यही बताना है कि आम पकने के लिए कौन सा रसायन यूज होता है। तो इसमें जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, जो है
कैल्शियम कार्बाइड, उसका प्रयोग जो है आम या अन्य फलों को पकाने के लिए किया जाता है और इसका जो फॉर्म होता है वो CaC2 होता है। तो आप लोग ये जानते रहिए, कैल्शियम कार्बाइड जो है CaC2 जो ये रसायन है, इसका प्रयोग जो है फलों को पकाने के लिए किया जाता है और इस रसायन से जो है एसिटिलीन गैस उत्सर्जन होता है। देखिए कई बार एग्जाम में ऐसा पूछ लेता है कि फलों को पकाने के लिए कौन सा गैस प्रयोग किया जाता है, तो आप लोग याद रखिएगा वो एसिटिलीन गैस हो जाएगा। तो आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। कौन सी बीमारी दूषित जल पीने से होती है? ऑप्शन ए एड्स, ऑप्शन बी टाइफाइड, ऑप्शन सी एनीमिया, ऑप्शन डी टिटनेस। देखिए आपको बताना है कि कौन सी बीमारी जो है वो दूषित जल पीने से होती है। तो इसमें जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी टाइफाइड। जो है टाइफाइड बीमारी जो है वो दूषित जल पीने से होती है और इसे जो है आंत का बुखार भी कहा जाता है। देखिए कई बार पूछा जाता है कि आंत का बुखार किसे कहा जाता है, तो आप लोग याद रखिएगा टाइफाइड को आंत का बुखार कहा जाता है। यह रोग साल्मोनेला टाइफोसा नामक जीवाणु से होता है जो दूषित जल में पाया जाता है। तो आइए अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? देखिए आपको बताना है कि कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। देखिए जो है इसमें ये जो है क्वेश्चन ये 2014 में पूछा गया है, हरियाणा टेट, राजस्थान टेट, MP टेट, देखिए सी टेट 2015 में भी ये क्वेश्चन आया था। ग्रीन हाउस गैसों से जो है एक क्वेश्चन जरूर से जरूर बनते हैं, इसलिए ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आप इसको नोट कर लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो आपको बताना है ग्रीन हाउस गैस कौन सी नहीं है? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी N2O नाइट्रस ऑक्साइड और ऑप्शन सी CO कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑप्शन डी CH4 ये होता है मीथेन। तो आपको बताना है कौन सी जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं होती है। तो इसमें जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी CO जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं होती है। देखिए ग्रीन हाउस गैस जो होती है वो पृथ्वी के ऊष्मीय ताप को बढ़ाने में सहायक होती है और ग्रीन हाउस गैस की जो प्रमुख गैसें हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड है, मीथेन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है और आदि जो गैसें हैं वो ग्रीन हाउस गैसें हैं। लेकिन जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ये ग्रीन हाउस गैस नहीं होती है। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इनमें से कौन सा द्विबीजपत्री पौधा है? देखिए आपको बताना है द्विबीजपत्री पौधा कौन सा है। तो देखिए ये जो है यूपी टेट 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है, आपको ये बताना है कि कौन सा द्विबीजपत्री पौधा है। ऑप्शन ए बांस, ऑप्शन बी केला, ऑप्शन सी गन्ना, ऑप्शन डी सरसों। तो देखिए जो है इसमें करेक्ट आंसर आपका जो है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, सरसों जो है वो द्विबीजपत्री पौधा है। तो आपको ये याद रखना है। देखिए द्विबीजपत्री का मतलब दो पत्ती वाले पौधे होते हैं जिन्हें द्विबीजपत्री कहते हैं, जैसे सरसों, अरहर, मटर, चना, ये सब जो है ये द्विबीजपत्री पौधे हैं। तो आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पौधों में जल का अधिग्रहण किसके द्वारा होता है? ऑप्शन ए जाइलम, ऑप्शन बी फ्लोएम, ऑप्शन सी कैम्बियम, ऑप्शन डी पैलिसेड। देखिए आपको बताना है कि जो पौधों में जल का अधिग्रहण वो किसके द्वारा किया जाता है। तो इसमें जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जाइलम। देखिए जाइलम द्वारा जो है वो पौधों में मिट्टी से जल का अवशोषण तथा संचरण वो जाइलम नामक ऊतक से ही होता है। तो आप लोग ये याद रखिएगा कि जो मिट्टी जो पौधों में जो है वो जल कहाँ से आता है? मिट्टी से आता है। तो मिट्टी से जो है जल का अवशोषण वो जाइलम द्वारा किया जाता है। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। कौन सा प्रथम साहित्य स्रोत है? देखिए आपको बताना है प्रथम साहित्य स्रोत कौन सा है। आपके 4 वेद दिए गए हुए हैं। तो ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी सामवेद, ऑप्शन सी यजुर्वेद, ऑप्शन डी अथर्ववेद। तो आपको बताना है इसमें से जो है कौन सा प्रथम साहित्य स्रोत है। देखिए सब लोग जानते होंगे इसको, ये ऋग्वेद जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें ऋग्वेद जो है ये सबसे प्राचीन ग्रंथ माना गया है और इस ग्रंथ में जो है इंद्र को सर्वश्रेष्ठ देवता माना गया है। आप लोग ये भी याद रखिएगा कि इंद्र को इसमें सर्वश्रेष्ठ देवता माना गया है। और
जो चार वर्णी सिद्धांत है इसी पुस्तक के 10वें मंडल में मिलता है। चार वर्णी सिद्धांत ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। और ऋग्वेद में जो है 1028 सूक्त और 10 मंडल हैं। तो आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वायुमंडल में 99% भाग पर किन दो गैसों का विस्तार है? ऑप्शन ए ओजोन एवं ऑक्सीजन, ऑप्शन बी ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड एवं ओजोन, ऑप्शन डी आर्गन एवं ओजोन। देखिए आपको पता ही होगा जो वायुमंडल है उसमें 21% जो है ऑक्सीजन पाया जाता है, 78% जो है वो नाइट्रोजन पाया जाता है और 1% जो है वो अन्य गैसें पाई जाती हैं। तो जो है इसमें करेक्ट आंसर जो है आपका वो ऑप्शन बी हो जाएगा। इसमें करेक्ट आंसर जो है वो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। तो आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पर्यावरणीय अध्ययन में शैक्षणिक भ्रमण का मूल उद्देश्य क्या है? आपको ये बताना है। ऑप्शन ए बच्चों की ऊर्जा को विकसित करना, ऑप्शन बी छात्रों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव, ऑप्शन सी समाजीकरण को बढ़ावा देना, ऑप्शन डी टीम भावना बढ़ाना। देखिए जो पर्यावरण अध्ययन में शैक्षिक भ्रमण का मूल उद्देश्य वो छात्रों को प्रकृति पर्यावरण के विभिन्न पक्षों का प्रत्यक्ष अनुभव कराना जो है वही पर्यावरण अध्ययन में शैक्षिक भ्रमण का मूल उद्देश्य है। देखिए इसमें जो है आपका करेक्ट आंसर वो ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए जब बच्चे जो समाज में जाएंगे या वन वगैरह में जाएंगे तो वहाँ पे वो पर्यावरण को काफ़ी पास से महसूस करेंगे और पर्यावरण में जो है वो प्रत्यक्ष अनुभव उनको प्राप्त होगा। तो आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कार्यकीय रूप से शुष्क मिट्टी का क्या विशेषता है? देखिए आपको बताना है कार्यकीय रूप से शुष्क मिट्टी की क्या विशेषता है। ऑप्शन ए इनमें अधिक जल होना, ऑप्शन बी पौधों को प्रकाश पर्याप्त नहीं मिलता, ऑप्शन सी मिट्टी में लवण सांद्रता अधिक होगी, ऑप्शन डी मिट्टी कठोर होगी। देखिए कार्कीय रूप से शुष्क मिट्टी की क्या विशेषता है? कार्कीय रूप से शुष्क मिट्टी में लवणों की सांद्रता अधिक होती है। तो जो है इसमें करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। चरने वाले पशु वनस्पति को कैसे बदलते हैं? देखिए चरने वाले पशु जो होते हैं वो वनस्पति को कैसे बदलते हैं? ऑप्शन ए बीज प्रकीर्णन द्वारा, ऑप्शन बी पर परागण द्वारा, ऑप्शन सी चुनकर चरना, ऑप्शन डी रोग फैलाकर। देखिए जो है आपको पता होगा घास चरने वाले पशु जो होते हैं वो सभी वनस्पतियों को समान रूप से नहीं चरते हैं, बल्कि कुछ ही वनस्पतियां जो है वो अधिक खाते हैं, जिससे वह वनस्पतियां और धीरे धीरे नष्ट हो जाती हैं तथा उनके स्थान पर अन्य वनस्पतियां उग आती हैं। तो जो है इसमें जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, चुनकर चरना। देखिए सारे वनस्पतियों को वो तो खाते नहीं हैं, वो सिर्फ चुन चुन कर ही चरते हैं। तो इसी वजह से जो है इसमें जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, चुनकर चरना। आइए अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन स्वस्थ अस्थियों के लिए आवश्यक है? ऑप्शन ए पोटेशियम एवं विटामिन के, ऑप्शन बी कैल्शियम एवं विटामिन ई, ऑप्शन सी कैल्शियम एवं विटामिन सी, ऑप्शन डी कैल्शियम एवं विटामिन डी। देखिए आपको बताना है कि कौन से स्वस्थ अस्थियों के लिए आवश्यक है, आपकी हड्डियों के लिए कौन सा जो है विटामिन आवश्यक है, ये क्वेश्चन है, ये आपको इसका आंसर बताना है। तो देखिए जो है कैल्शियम और विटामिन डी जो है वो हड्डियों को स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक होता है, आप लोग जानते ही होंगे। तो इसमें विटामिन डी का रासायनिक नाम जो है कैल्सीफेरॉल है और विटामिन का जो प्राकृतिक रूप से स्रोत है वो सूर्य है। तो आप लोग ये जान लीजिए जो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी कैल्शियम एवं विटामिन डी। देखिए कैल्शियम जो है हड्डियों के लिए इंपॉर्टेंट होता है और विटामिन डी भी जो है वो हड्डियों के लिए इंपॉर्टेंट होता है। और विटामिन डी का जो रासायनिक नाम है वो कैल्सीफेरॉल है और इसका जो स्रोत है वो सूर्य है। तो आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? देखिए आपको बताना है भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी जो है वो कौन सी है। ऑप्शन ए माउंट केटू, ऑप्शन बी माउंट एवरेस्ट, ऑप्शन सी माउंट कंचनजंगा, ऑप्शन डी माउंट धौलागिरी। देखिए जो भारत में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी जो है वो
K2 है, जिसे गाडविन आस्टीन के नाम से भी जानते हैं। यह चोटी जम्मू कश्मीर के काराकोरम श्रेणी में स्थित है और इस चोटी की लंबाई मतलब ऊंचाई जो है वो लगभग 8611 मीटर के अप्रॉक्स है। और विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी जो है वो एवरेस्ट है, जो हिमालय की चोटी है, जो नेपाल में स्थित है और इसकी ऊंचाई जो है वो 8848 है। तो आप लोग ये याद रखिएगा कि आप लोग गलत करके आएंगे। भारत में जो है वो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी जो है वो माउंट K2 है, आप लोग ये याद रखिएगा, और जिसकी ऊंचाई जो है वो 8611 मीटर है। ये जम्मू कश्मीर के काराकोरम श्रेणी में स्थित है। और जो माउंट एवरेस्ट है ये जो है ये नेपाल में स्थित है और इसकी ऊंचाई जो है वो 8848 मीटर है। तो आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्राथमिक स्तर पर शिक्षण की खेल विधि आधारित है। ऑप्शन ए विकास के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर, ऑप्शन बी शिक्षण के समाज शास्त्रीय सिद्धांत पर, ऑप्शन सी शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम के सिद्धांत पर, ऑप्शन डी शिक्षण विधि के सिद्धांत पर। देखिए आपको आधारित है, तो प्राथमिक स्तर पर जो शिक्षण की खेल विधि होती है वो शिक्षण के सिद्धांतों पर आधारित होती है। इसका मुख्य उद्देश्य ही होता है कि छात्रों को स्वाभाविक रूप से उनकी रुचि के अनुसार शिक्षा देना है। देखिए बच्चों को जो उनकी रुचि होती है, छोटे बच्चे, उनको मनाना और उनको जो है प्राथमिक स्तर पर जो उनको सिखाना होता है, उनकी जिस हिसाब से रुचि होती है उसी हिसाब से उनको शिक्षा दिया जाता है। तो इसमें जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी जो हो जाएगा शिक्षण विधि के सिद्धांत पर, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। वायुमंडल की सबसे निचली परत का क्या नाम है? देखिए आपको बताना है वायुमंडल की सबसे निचली परत का क्या नाम है। ऑप्शन ए समताप मंडल, ऑप्शन बी ओजोन मंडल, ऑप्शन सी आयन मंडल, ऑप्शन डी क्षोभ मंडल। देखिए मैं आप लोगों के लिए जो सीरीज लेके आता हूँ ये क्विक और इतना फास्ट होता है कि आप लोग कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस जो है वो आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं और आराम से जो है बिना टाइम वेस्ट किए हुए आप अपनी तैयारी कंटिन्यू कर सकते हैं। तो आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वायुमंडल की सबसे निचली परत का क्या नाम है? ऑप्शन ए समताप मंडल, ऑप्शन बी ओजोन मंडल, ऑप्शन सी आयन मंडल, ऑप्शन डी क्षोभ मंडल। देखिए मैं आप लोगों के लिए जो वीडियो लेके आता हूँ ये वीडियो जो है क्विक और फास्ट रिवीजन के लिए लाता हूँ। आपको कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस मिले, ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट मिले, इसी उद्देश्य से मैं ये वीडियो लेके आता हूँ और आपका बिना टाइम वेस्ट किए हुए एक अच्छी तैयारी जो है वो एग्जाम में सफलता पाने के लिए वो आसानी से हो सके। तो आइए बात करते हैं इस क्वेश्चन की। तो इसमें जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्षोभ मंडल कहते हैं और यह मंडल जो है पृथ्वी से 8 से 8 किलोमीटर जो है उसके बीच में होता है। विषुवत रेखा पर इसकी ऊंचाई 18 किलोमीटर है तथा ध्रुवों पर इसकी ऊंचाई 8 होती है। तो आप ये याद रखिएगा विषुवत रेखा पर ये सबसे अधिक ऊंचा हो जाता है, 18 किलोमीटर हो जाता है और ध्रुवों पर ये 8 किलोमीटर हो जाता है। देखिए मौसम संबंधी जितनी घटनाएं होती हैं वो इसी मंडल में घटित होती हैं। आंधी, तूफान, बरसात जो है वो इसी मंडल में घटित होती हैं। तो इसमें जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल ही पृथ्वी पर जो है सबसे नजदीक की परत है। तो आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विटामिन सी की कमी से होने वाले बीमारी का क्या नाम है? देखिए आपको बताना है विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी को क्या नाम है। ऑप्शन ए स्कर्वी, ऑप्शन बी बेरी, ऑप्शन सी रतौंधी, ऑप्शन डी थकान। देखिए शरीर में विटामिन सी की अगर कमी हो जाती है तो वहाँ पे स्कर्वी नामक रोग हो जाता है और इसमें जो है इसके लक्षण जो है वो मसूड़ों से खून आने लगते हैं और जख्म जो है वो जल्दी से नहीं भरते हैं। और विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है वो एस्कर्बिक एसिड होता है। यह खट्टे पदार्थों में पाया जाता है और आंवले में जो है वो सबसे ज़्यादा विटामिन सी पाया जाता है। ऑप्शन ए इसका स्कर्बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन है? देखिए आपको बताना भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन है। तो भारत ऑप्शन ए
प्रतिभा पाटिल, ऑप्शन बी पदमजा नायडू, ऑप्शन सी किरण बेदी, ऑप्शन डी हंसा मेहता। देखिए आपको बताना है भारत की प्रथम आईपीएस ऑफिसर कौन है। तो इसमें जो है भारत की प्रथम महिला आईपीएस जो है वो 1972 बैच की किरण बेदी जी हैं। तो आपको ये जानना है किरण बेदी जी हैं, वो भारत की प्रथम महिला आईपीएस हैं और यह वर्तमान में जो है पांडिचेरी की राज्यपाल भी हैं। तो आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पृथ्वी के वातावरण की किस सतह में ओजोन परत पाई जाती है। देखिए आपको बताना है पृथ्वी के वातावरण में जो है वो किस सतह में जो है वो ओजोन परत पाई जाती है। ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर और मीसोस्फियर या आयनोस्फियर। देखिए जो ओजोन परत का विस्तार है वो स्ट्रेटोस्फियर में जो है समताप मंडल में पाया जाता है। स्ट्रेटोस्फियर जो है वहां पर ये पाया जाता है। ओजोन परत समताप मंडल के निचले हिस्से में होता है और यह परत जो है सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को रोकता है। तो इसमें जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी स्ट्रेटोस्फियर। तो अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। सिख धर्म के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन है। ऑप्शन ए गुरु तेग बहादुर, ऑप्शन बी गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन सी गुरु अर्जुन देव, ऑप्शन डी गुरु नानक देव। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें जिससे जो भी नोटिफिकेशन आए वो डायरेक्ट आप तक पहुंच सके। तो आइए जानते हैं तो सिख धर्म के जो है संस्थापक वो कौन है, आपको ये बताना है। देखिए सिख धर्म की स्थापना जो है वो गुरु नानक देव ने की थी और गुरु नानक देव का जन्म जो है वो पंजाब के तलवंडी नामक स्थान पर हुआ था। तो आपको ये भी याद रखना है गुरु नानक देव जो है, इसमें करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की थी और इनका जन्म जो है तलवंडी नामक स्थान पे हुआ था। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। भूकंप की तीव्रता नापने का यंत्र है। ऑप्शन ए फिजियोग्राफ, ऑप्शन बी सिस्मोग्राफ, ऑप्शन सी कार्डियोग्राफ, ऑप्शन डी बैरोग्राफ। देखिए आपको बताना है भूकंप मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग किया जाता है। देखिए भूकंप की तीव्रता मापने के लिए सिस्मोग्राफ नामक जो यंत्र है उसका प्रयोग किया जाता है और सिस्मोग्राफ यंत्र में रिएक्टर पैमाना भी लगा होता है। तो इसमें जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सिस्मोग्राफ जो है वो भूकंप मापने के लिए यूज किया जाता है। ये बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन किस दिन होता है। देखिए आपको बताना है दक्षिणी गोलार्ध का जो सबसे लंबा दिन होता है वो किस दिन होता है। ऑप्शन ए 21 मार्च को, ऑप्शन बी 21 जून को, ऑप्शन सी 23 सितंबर को, ऑप्शन डी 22 दिसंबर को। देखिए जो आपका दक्षिणी गोलार्ध में लंबा दिन होता है वो 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है और क्योंकि इस तिथि को सूर्य का प्रकाश जो है वो मकर रेखा पर लंबवत पड़ता है और यही घटना जो है आपकी मकर संक्रांति भी कहलाती। देखिए क्वेश्चन जो है बार बार एग्जाम में रिपीट होता है कि दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन कौन सा होता है और पूछ लेगा कि आपका मकर रेखा पर सूर्य जो है लंबवत कब होता है। तो ये सब आपको नोट करना है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, ये 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध पर सबसे लंबा दिन होता है। आज के इस वीडियो में हमने 24 क्वेश्चन डिस्कस किया। आपको ये सीरीज कैसी लगी है ये कमेंट में बताइएगा और अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें जिससे जो वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।